नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा हैं और किस तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स जिस तरह फ्रंट फुट पर अपना काम करते हैं काबिले तारीफ है। इसी को लेकर आज बातचीत होगी और क्या कुछ बदलाव अब देखा जा रहा है आगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वॉरियर्स जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं कितने अच्छे तरीके से अभी तक काम किया गया और आगे की क्या पूरी व्यवस्था है? देखिए, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है 23 तारीख से, आज से 2-3 महीने पहले जब ये पहली बार हमें तजुर्बा करने का मौका मिला, तब से लेके अब तक जो फ्रंट फुट पे काम करने को जिसको कहते हैं दी फ्रंट लाइन वॉरियर्स, खैर ये वॉरियर वर्ड तो लोगों ने दे दिया है, बट जो हम अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए जब बाहर निकलते तो हम खुद देखते हैं हमारी कांस्टेबलरी, हमारे एसपीओज, हमारे अफसरान वो कटिंग एज लेवल पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारियां अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई हैं। ये तो खैर अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जहां ना आप जानती हैं ना मैं जानता हूं कि आगे ये कोरोना हमें कहां ले जाएगा, बट जो अब तक जो कारकर्दगी रही है खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस की और उसके साथ जो हमारी सहयोगी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान हैं उनकी, वो काबिले तारीफ़ है, सराहनीय है। लेकिन सर बड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि एंट्री पॉइंट है और सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो आप लोगों के कंधों पर था कि बाहर से अगर कोई यहाँ पर पहुँचता है तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग कैसे होगी, सैम्पलिंग कैसे होगी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम भी था। किस तरह से पूरा अंजाम दिया गया? जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एंट्रीज़ हैं वो तकरीबन 13 मोटरेबल रोड्स हैं जो ज़िला कठुआ में खुलते हैं पड़ोसी पंजाब और हिमाचल से, और हमें इन 13 में से 12 रोड्स को परमानेंटली 24/7 इमीडिएटली सील करना पड़ा और सिर्फ एक लखनपुर कॉरिडोर को हमने ओपन किया जहां से लोग अंदर आ सकें। शुरुआती दौर बड़ा मुश्किल भरा था क्योंकि अचानक जैसे ही हमने वो सीलिंग शुरू कर दी तो 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई और रातों रात कठुआ जैसे ज़िले में हमें क्वारंटीन सेंटर्स खड़े करने पड़े। और हमने एक क्वारंटीन सेंटर से शुरू किया था, आज के डेट में 140 क्वारंटीन सेंटर से ज़्यादा हमारे ज़िले में हैं। और जब लोग यहाँ पे आते हैं अंदर तो हर एक व्यक्ति को अपने घर जाने की जल्दी होती है, उसे ये लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ दरवाजे तक तो बहुत जल्दी अपने कमरे तक भी पहुँच जाऊँ, लेकिन उसके दरवाजे से लेके घर तक का जो सफ़र होता है वहाँ बीच में कठुआ खड़ा है। तो ये जो कठुआ के क्वारंटीन्स हैं, कठुआ का जो कॉरिडोर है, इसको लेकर कितनी ज़्यादा हम लोगों को सहूलियत दे सकें उसके लिए हमने कोशिशें की। स्क्रीनिंग सेंटर्स में पहले 2 काउंटर्स थे, आज के डेट में स्क्रीनिंग सेंटर्स के 14 काउंटर्स हैं। हमारे पास जो वेटिंग एरिया था, पहले लोग धूप में बैठा करते थे, आज हमने सब कुछ शेड में रखा हुआ है। वहाँ पे लंगर लगा दिया गया है ताकि लोगों को। क्वारंटीन सेंटर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आरोप भी आप लोगों पर लगते हुए नजर आ रहे थे कि अच्छे से काम जो है वो नहीं किया गया और कुछ लोग जो है वो क्वारंटीन सेंटर से भागते हुए भी नजर आए। उन पर किस तरह से कार्रवाई की गई और अब जो लोग क्वारंटीन सेंटर के अंदर हैं उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 20,000 के से ज़्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर्स कठुआ से गुजर चुके हैं, बट ऐसा कोई आरोप कठुआ के क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं लगा। 2-4 जगह हैं, बाकी के ज़िलों में भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा। बट ये मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है और ख़ास करके ज़िला पुलिस के साथ जो उनका ताउन है उसके चलते हमें कहीं भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा किसी भी क्वारंटीन सेंटर में। थोड़ी बहुत यहाँ की लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट कोई ऐसी मेजर डिफ़िकल्टी नहीं रही जिसके वजह से हमें एम्बैरेसिंग फील करना पड़े। कठुआ को हमने मेहमान नवाज बनाने की कोशिश की, जितना हो सकता है लोगों को कंफर्टेबल करने की कोशिश की, और आज के डेट में जो क्वारंटीन सेंटर्स में लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सर एंट्री पॉइंट जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि लखनपुर का बॉर्डर जो है वो एंट्री पॉइंट है और कठुआ पुलिस लगातार उस पर तैनात थी, डटी हुई थी। हमने भी देखा कि ग्राउंड जीरो पर आप पहुँच रहे थे, जब लोग धूप में खड़े थे वहाँ केले लोगों को वितरित किए गए, हर एक सामान जो है वो मुहैया कराया जा रहा था। लेकिन बड़ी चुनौती किस तरह आपके सामने रही और कैसे उसको आपने निपटा है? किसे उस तरह से उसे संभालने की कोशिश की कि आम जनता भी सही से अपना काम करे और हम भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम वहाँ पर दें? जो चुनौती सबसे बड़ी थी वो लोगों में संभ्रांतियाँ बड़ी फैली थी कि भाई हम क्वारंटीन सेंटर्स में रहेंगे, वहाँ एक भी अगर संक्रमित हुआ तो हम सारे के सारे संक्रमित हो जाएंगे। अगर लखनपुरम पहुँचे तो हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, अगर लाइनों में खड़े रहेंगे तो हम सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। साथ ही हमारे पुलिस के तकरीबन 200-250 एहलकार वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी दे रहे थे, उनमें भी संक्रमण फैलने का खतरा था।
तो ये हमारी मेजर चैलेंजेस थे। इसको निपटने के लिए हमने खास करके जो अपने पुलिस एहलकार हैं उनसे शुरू किया। हमने उन सबको जो सोशल डिस्टेंसिंग है और बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में उनको ज्ञान दिया। और फिर जब लोग आ रहे थे तो उनके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। उनको तभी तक गाड़ी से डिबोर्ड नहीं करने कहते थे जब तक स्क्रीनिंग सेंटर की जो लाइन है वो कम ना हो जाए। और जब क्वारंटीन सेंटर से उनको लेके जाया जाता था तो उनकी बाज़ाब्ता काउंसलिंग की जाती थी कि विद इन द क्वारंटीन सेंटर भी वो अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। सर, एक बड़ी खबर अब निकल कर सामने आ रही है, अब महज उस पर पुष्टि आप ही कर सकते हैं कि डीआईजी के पद पर आपको बिठाया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब आईपीएस अफसर अपनी सर्विस शुरू करता है तो उसके प्रमोशंस जो होते हैं वो टाइम बाउंड मैनर में होते हैं। तो अभी मेरी सर्विस उतनी मुकम्मल नहीं है कि मैं उस टाइम बाउंड मैनर में डीआईजी पद पे नियुक्त हो जाऊं, बट ऐसी कुछ अटकलें लगाई जा रही थी और मैंने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा है। इससे ज़्यादा इस बात को मैं और कुछ इस पे कह नहीं पाऊँगा। चलिए, मतलब कि ये मात्र अफवाह ही हम इसे माने या फिर ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है तो उसको लेकर आप बात नहीं करना चाहते? जी, नथिंग टू बी कमेंटेड ऑन दिस। ओके, चलिए। तो सर, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट लगातार हर एक जगह हर एक गली में तैनात है, अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, रेड जोन की यहाँ पर बात करें, किस तरह से काम वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव शख्स जो आ जाता है उससे मिलने के लिए उससे कांटेक्ट कोई नहीं करता, डरता है हर कोई, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार उनके घर के बाहर डटी रहती है, उस गली मोहल्ले के बाहर डटी रहती है, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर डटे रहते हैं। कुछ कहेंगे? ड्यूटी है, ड्यूटी को अंजाम देना हमारी बेसिक सिखलाई का हिस्सा है। और आज कोरोना का चैलेंज है, इससे पहले मिलिटेंसी का चैलेंज था, है, रहेगा। आई डोंट नो कब तक ये चलता रहे। स्टोन पेल्टिंग के चैलेंजेस रहे हैं, यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ सैलाब आए, इन सब में पुलिस का जवान डट के पार्टिसिपेट करता रहा, रिलीफ, रेस्क्यू, रिहैब में। ये कोई उससे मुख्तलिफ नहीं है, ये कोई अलग नहीं है, इसको उसको मजीद करके देखने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़के जो वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, वाकई ये रिस्क जोन में तो हैं, और इसी के चलते हमारे कुछ लड़के संक्रमित भी हुए। लेकिन जब इनकी सिखलाई ठीक हो, जब इनको बेसिक ज्ञान हो और इनको सही चीज़ पता हो, तो ये लोगों को भी शांत करने में कामयाब होते हैं। इससे पहले सर, जो कठुआ पुलिस के अंदर काम करते रहे हमारे सिपाही, वो पॉजिटिव भी आए, लेकिन आज उनके नेगेटिव होने की भी खबर सामने आई, जो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है कि पुलिस स्टेशन को दोबारा से काम करने के लिए कह दिया गया है। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी खबर आज सामने भी आई थी? कठुआ थाने में 100 से ज़्यादा लोग तैनात हैं और 30 तारीख को हमारे 2 जवानों के जो रिपोर्ट्स थे वो पॉजिटिव आ गए थे। हमने एहतियातन सबकी रिपोर्ट्स कराई थी, ऐसा नहीं था कि किसी को साइंस एंड सिम्टम्स हो उस वजह से कराना मजबूरी हो गया हो, क्योंकि लखनपुर में अक्सर इन जवानों की तैनाती होती रहती है, तो एहतियातन हम अपनी एक स्क्रीनिंग इनकी करा रहे थे। तो जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने कठुआ पीएस को आम जनता के लिए फौरी तौर पे बंद कर दिया था, और इसका कारोबार हमने उसके करीब में एक वुमन पुलिस स्टेशन है उसको सौंप दिया था। उसके बाद जितने भी वहाँ पे तैनात हमारे पुलिसकर्मी हैं उन सब का जांच कराया गया, और कल सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और सबके सब थैंकफुली सबके सब नेगेटिव हैं। और पुलिस स्टेशन जब से बंद था और आज तक का समय, लोगों को काफ़ी परेशानियां भी इस बीच झेलनी पड़ी होंगी। जी, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी को कोई परेशानी हो, क्योंकि वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो कठुआ पीएस के काफ़ी करीब में है। और सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन ही नहीं, हमारी कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 चौकियाँ आती हैं, नगरी और इंडस्ट्रियल पार्क चौकी, और मैक्सिमम क्राइम इन्हीं चौकियों में रिपोर्ट होता है जो रोज़मर्रा की तरह फंक्शनल थी। तो थोड़ी बहुत तो खैर मैं मान सकता हूँ कि आदमी को डिस्कम्फर्ट होता है जब उनका मेन थाना बंद कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसी मेजर बात नहीं रही। एक तरफ आप अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ भी रहना होता है, और कहीं ना कहीं डर अंदर सता रहा होता है कि यार कहीं संक्रमित मेरे घर वाले ना हो जाएं, तो उसको लेकर कोई डर था अंदर? और जो हमारे सिपाही इस वक्त डटे हुए हैं उनको भी? देखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी उन सिपाहियों के लिए है जिनके घर छोटे होते हैं। चलिए, अफसरों के पास तो घर ऐसे होते हैं जहाँ बड़े बड़े हैं, कमरे भी हैं, वो चाहें तो अपने आप को आइसोलेट करके भी परिवार के साथ रह सकते हैं। बट जो एसपीओज़ हैं, जो सिपाही हैं, उनके मकान छोटे होते हैं, उनके घर छोटे होते हैं, उनके क्वार्टर छोटे होते हैं, और दोबारा अपने फैमिली के पास जाना, संक्रमण का खतरा, आपने सही कहा, बना रहता है। तो अव्वल तो हमने ये कोशिश की कि जब तक ये महामारी चल रही है तब तक हमने छुट्टियों पे एक अंकुश लगा दिया।
सिर्फ बेहद ज़रूरी केसेस में जहाँ पे किसी की डेथ हो गई हो या कोई टर्मिनली इल हो, कोई शादी वाला मसला हो, वहाँ पे हम लिमिटेड हॉलीडेज़ दे रहे थे। और जब भी किसी को कहीं घर भेजना होता था तो उसको पूरी एहतियात के साथ भेजने के लिए हमने पूरी कोशिश की। और इसी के चलते अब तक हमने पता लगाया है तो कठुआ पुलिस में कोई भी फैमिली मेम्बर संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन सर बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी था कि ये तो उन लोगों की बातें रही कि जो अपनी ड्यूटी देते हैं और फैमिली अपने साथ नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे सिपाही भी रहते हैं जो फैमिली अपने साथ लेकर चलते हैं, क्वार्टर्स के अंदर वो रहते हैं। उन सिपाहियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई थी? क्वार्टर्स में जो फैमिली क्वार्टर्स में फैमिलीज रहती हैं, एक तो सबको हमने लॉक इन कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर सिर्फ सिपाही जाता था और सिपाही का भी एक प्रोटोकॉल सेट था कि घर में से निकलने से पहले और आने के बाद उसको क्या क्या करना है, उसके डूज एंड डोंट्स उसको बता दिए गए थे। और एहतियातन कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी जांच हमने करा ली थी। और थैंकफुली आज 3 महीने हो गए इस महामारी से लड़ते, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। लंबे समय तक हम इस महामारी से अब जूझने वाले हैं। ये कोई 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 3 महीने से लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं और लगता है कि आगे भी 1 साल तक का समय जो है वो ये लेगा, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर दावा ज़रूर किया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो गई है और मात्र कुछ ही महीनों तक वो आपके सामने होगी। लेकिन एक चुनौती, जो बड़ी चुनौती हमारी जनता के सामने भी है कि साथ लेकर इसे हमें चलना है। आगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह से काम जो है वो किया जाएगा? पुलिस डिपार्टमेंट देखिए समाज का ही एक हिस्सा है। जिस दिशा में समाज चलेगा उसी दिशा में पुलिस ने भी चलना है। लेकिन इस महामारी में आपने देखा होगा कि पुलिस को एक लीडरशिप का भी रोल मिला। बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने जब शुरू की उसके बाद में बाकी के समाज के हिस्सों ने उसको शुरू किया। जैसे सबसे पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में हमारे जो डीजीपी साहब के हुक्म से क्वारंटीन सेंटर्स का निर्माण किया गया। आज 28 बेड का क्वारंटीन सेंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में कार्यरत है। उसी हिसाब से हमारे छोटे छोटे यूनिट्स में हमने आइसोलेशन वार्ड्स भी बना दिए। तो पुलिस इसके अंदर एक लीडरशिप की भूमिका लास्ट तक निभाएगी। आज आपने देखा होगा कि पुलिस को देख के लोगों को हौसला भी आता है कि ये भी इंसान है और ये लोग भी एक कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, एक रेड जोन में रहते हैं, उसके बावजूद ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए पॉजिटिव नहीं होते। तो जब तक ये महामारी चलेगी या जब तक ये चैलेंजेस चलेंगे, मुझे लगता है कि पुलिस रास्ता दिखाते रहेगी। सर छोटी मोटी घटनाएं भी देखने को मिली थी कि जहां पुलिस के साथ आम लोगों की नोकझोंक भी होती हुई दिखी, उससे किस तरह से टैकल आप लोगों की तरफ से किया क्या? देखिए, पुलिस का और जनता का ये नोकझोंक होना कोई नई बात नहीं है, ये आम दिनों में भी होता है। बट इन दिनों में आपने कोई रिवर्सल देखा होगा। इन दिनों में आपने देखा होगा कि पुलिस जनता की रियल टाइम हीरो के रूप में उभरी। आप लोगों ने एक वर्ड दिया कोरोना वॉरियर। कई संस्थाएं आई जिन्होंने पुलिस वालों को सम्मानित किया, उन पर फूल बरसाए, उनके लिए झांकियां निकाली, उनके लिए मैसेजेस दिए, संदेश दिया। वॉरियर्स बहुत अच्छा नाम जो है वो हम लोगों की तरफ से आप लोगों को दिया गया था, क्योंकि फ्रंट फुट पर आप लोग लड़ रहे थे। पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे जो हर एक इलाके को सैनिटाइज करने के लिए पहुंचते हैं। शायद जब किसी इलाके से कोई पॉजिटिव केस सामने आता है तो वहां पर जाने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो उसी जगह पर पहुंचता है, पूरे इलाके को सैनिटाइज करता है। और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी के साथ पहुंचते हैं, डॉक्टर्स के साथ पहुंचते हैं और उस शख्स को बाइज्जत अस्पताल के अंदर आइसोलेशन में ले जाया जाता है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ काम भी दिखता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कश्मीर में भी आप ड्यूटी कर चुके हैं, क्या लगता है कि अभी तक कितनी कमी आतंकवाद में वहाँ पर आई है या फिर और ज़्यादा बड़ा है? ये जो नंबर्स हैं, मैं बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ नंबर्स में। आम जनता का जो एक परसेप्शन होता है, जो फील होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। उसको नब्स कहते हैं हम सोसाइटी की। तो इन दिनों में आप देखेंगे तो पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। और ये कामयाबी आइसोलेशन में मत देखिए, तभी होता है जब जनता पुलिस के साथ होती है, जब जनता सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ होती है, इंतज़ामिया के साथ होती है। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल जो है, सिर्फ वादी कश्मीर में नहीं, हमारे जम्मू के भी कुछ सूबे हैं जो इससे जूझते रहे हैं।
तो आई सी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, और मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त हो रहा है काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और इसी दिशा में काम होते रहना चाहिए। सर, हमने भी देखा कि जब भी कोई एनकाउंटर वहाँ पर होता था, सबसे पहले अनाउंसमेंट की जाती थी कि अपने हथियार जो है वो डाल दीजिए। समझाने की, बुझाने की कोशिश जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती थी। लेकिन क्या लगता है कि वो कितना रंग लाती है और आगे आने वाले समय में कितना काम वो करेगी? नहीं, ये कोशिशें पास्ट में भी होती रही हैं और काफ़ी जगह पे कामयाबी भी मिली है। देर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे लाइव एनकाउंटर्स में लोगों ने अपने हथियार डाले हैं और पुलिस के सामने उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। पुलिस ने उनका सरेंडर बाइज्जत लिया है, उसकी जान को पूरी तरह महफूज रखा है और ये कोशिशें लास्ट तक होंगी। जो भी हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वी डोंट फायर टिल वी आर फायर्ड अपॉन, और क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स का हम सब हिस्सा हैं, तो जो भी हमारे एहलकार हैं, चाहे वो हमारे अफसरान हो या ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हमारे कॉन्स्टेबलरीज हों, वो सब के सब इस SOP को एडहियर करते हैं। एक चीज़ हमने देखी, लॉकडाउन। पहले हमने देखा लॉकडाउन 1, 2, 3 फेसेस में वो सामने आया, उसके बाद अब अनलॉक 1 सामने आ गया। अनलॉक 1 में हर एक वो चीज़ खोल दी गई, आम जनता अपने घरों से बाहर निकली। सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से आप लोग मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब बहुत बड़ा जिम्मा आप लोगों पर है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करवाते हैं, या मास्क को कंपलसरी किस तरह से अगर किया गया है तो उस पर आप लोग अमल कैसे करवाते हैं? मुझे तो तजुर्बा बड़ा अलग रहा कठुआ का भी, और मैं कुछ बार जम्मू भी इन दिनों गया। लोगों में खुद में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। आई मीन दुकानों में देखा, मैं एक सुपर मार्केट में गया था तो मुझे मास्क पहनने कहा गया, मुझे सैनिटाइज किया गया। अंदर जाने के बाद एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड था, लोग अपने आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बिलिंग काउंटर के ऊपर डिस्टेंस था। तो पुलिस का काम काफ़ी हल्का हो गया है क्योंकि लोगों में अपने आप अवेयरनेस आ गई है। हाँ, कुछ जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि ओवर एंथुजियाज्म के चलते लोगों में आपसी जो मिलाप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पुलिसिंग की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, बट बाय एंड लार्ज ये जो अवेयरनेस वाला काम है उससे पुलिस का एनफोर्समेंट वाला काम कम हो गया है। सर, अगर एसेंशियल सर्विसेज को लेकर हम बात करें, जो ट्रक्स यहाँ पर पहुँच रहे थे और लेह लद्दाख का भी रुख कर रहे थे, कश्मीर का भी रुख कर रहे थे, कुछ तस्करी के मामले भी सामने आए थे, क्या कुछ उसको लेकर कहना चाहेंगे? किस तरह से एक्शन कर रही है पुलिस? ये जो प्रवेश द्वार है लखनपुर का, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये ज़रूरी सामान के लिए भी है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब तकरीबन 600-700 ट्रक हमें दिन के यहाँ से क्लियर करके भेजने होते थे। आज के डेट में हम 2 से 2,500 ट्रक दिन में भेजते हैं। पहले हम एक टर्मिनल पे काम करते थे, आज हम 3 टर्मिनल्स पे काम करते हैं। और जब इन ट्रक्स को भेजा जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की तस्करियाँ जो हैं वो की जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें टच करती है वो है बोवाइन स्मगलिंग, जब क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल और ठूस के उसके अंदर इलीगल स्लॉटरिंग के लिए पशुओं को ले जाने वाला एक मामला है। दूसरा मामला है ड्रग्स की स्मगलिंग का। तीसरा है, जैसे आपने इन दिनों देखा होगा कि पठानकोट में ट्रक्स के अंदर से हथियार पकड़े गए। कठुआ पुलिस ने लखनपुर में भी पिछले साल एक बड़ी खेप इसी तरह हथियारों की पकड़ी थी। तो नार्को टेररिज्म, दिस वेपन स्मगलिंग, बोवाइन स्मगलिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पॉलीथीन, अभी जैसे कल ही कठुआ पुलिस ने तकरीबन 8 टन जो स्मगल करके पॉलीथीन लाया जा रहा था हमारे इंडियन टेरिटरी में, उसको पकड़ा है। और बोवाइन के मामले में मैं आपको बता दूं, तकरीबन अभी तक सिर्फ गत 8-10 दिनों में हमने 200-250 से ज़्यादा पशु जो इलीगल तौर पे स्मगल किए जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को पकड़ के लोगों को ज़ेरे हिरासत लिया गया है और उन पशुओं को हमने फ्री छोड़ा है। ये एग्जांपल्स हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपको हम बता सकें कि हम संजीदा हैं। जब 700 ट्रक आते थे, कई आरोप जो है वो भी पुलिस पर लगते हुए नजर आ रहे थे कि रात के समय में अगर गाड़ियां निकलती हैं तो चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अगर हम नगरोटा की बन टोल प्लाजा पर जो हादसा पेश आया था उसी की बात कर ले, किस तरह से ट्रक में बैठकर ये लोग पहुंच जाते हैं, और आपने खुद भी यहाँ माना कि जो हथियारों की स्मगलिंग है वो किस तरह से हो रही है, बोवेन की स्मगलिंग किस तरह से हो रही है, हीरोइन हमने देखा कि भारी मात्रा में यहाँ पहुँचाने की कोशिश की जाती है, कश्मीर से लाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो आने वाले समय में किस तरह से मुस्तैद दिखेगी हमारी पुलिस? नगरोटा का जब आपने एग्जाम्पल दिया तो वो पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा था कि वो आतंकवादी वहाँ ट्रक में पकड़े गए और उसके बाद वो वहाँ पे उनका एनकाउंटर में उनकी मृत्यु हुई। जी। तो पुलिस यहाँ पे सदैव मुस्तैद है। हमारे सारे नाके हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, अब तो वो मॉडर्न भी बन गए हैं।
जितनी भी कमियां हमारी आती हैं, जब हम खुद हमारे सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और नाकों पर जाते हैं, तो जब भी हमें पता चलता है कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको वक्त रहते ही हम सुधार लेते हैं। लेकिन सर, अब एक आपसे अहम सवाल, मैं यहाँ से एक पर्सनल सवाल ही समझ लीजिए, बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, किस तरह से पूरी जर्नी रही? क्योंकि एक मुंबई जो कि माया नगरी के नाम से भी जानी जाती है, हर कोई सोचता है कि मुझे हीरो बनना है या मैं कोई शोज़ कर लूँ, मूवीज़ कर लूँ, लेकिन आप एक अलग ट्रैक पर आए और IPS किया और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में रहे। वो पुलिस से बड़ा हीरो कहाँ मिलेगा आपको? तो ये खैर, ये शौक हम सबको होता है और है भी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हीरो, लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ रहती है कि आप एक बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, आप एक शहर में रहते हैं, वहाँ पर काम करने की बजाय आप एक अलग डिपार्टमेंट में, अलग ही रूट पे, नो डाउट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए हीरो हैं, लेकिन फिर भी देखिए, पुलिस में आने से पहले मैं एक मेडिकल डॉक्टर था और मैं कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए काम भी किया करता था। कुछ एडवेंचर क्लब्स में भी मैं जाता था, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लाइंबिंग, ये सब मेरे शौक़ रहे हैं। तो हमेशा मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो अपने जज्बातों को, अपने एडवेंचरिज्म को, अपने फीलिंग्स को तवज्जो देते हैं। आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ जहाँ पर मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो मुझे करना चाहिए। वो किस हद तक करियर के लिए ठीक है, नहीं है, प्रोग्रेशन क्या होगा, सिक्योरिटी कैसे रहेगी, वो ठहराव बड़ी जल्दी मेरे में आता नहीं है। तो जब मैं कहीं पोस्ट भी होता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कितनी जल्दी कितने अच्छे बदलाव ला सकूँ। तो जब मुझे ये फैसला लेना था कि मैं पुलिस सर्विसेज में आऊँ या नहीं आऊँ, तो नॉर्मली एक यंगस्टर के माइंड में होता है कि इस देश की सबसे बेस्ट सर्विस क्या है। तब पता चलता है कि देश की सबसे बेस्ट सर्विस या तो आप फौज में चले जाएं, या तो आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, या तो आप पॉलिटिकल क्लास में आ जाएं। तो खैर, फौज के लिए मेरी उम्र निकल चुकी थी और पॉलिटिकल क्लास में आना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास मौजूद था वो था ब्यूरोक्रेसी का। मैंने ये UPSC की तैयारी की और मैं शुक्र मनाता हूँ ऊपर वाले का कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देने पड़े, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के दौरान हमें पूछा, डॉक्टर भी आप रहे हैं, कभी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो ज़रूरत पड़ी कि किसी भी सिपाही का इलाज यहाँ पर किया जाए, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनी हो? हाँ, खैर ये बोलते ना, विद्या व्यर्थ नहीं जाती। तो जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है अपने स्कूल कॉलेजेस में, वो कहीं ना कहीं आपको काम आता रहता है। तो मेरी हर तैनाती में मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। और ख़ास करके अगर आज आप देखती हैं इस महामारी में, तो क्योंकि मुझे पता है कि वायरल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, वायरल लोड का मतलब क्या होता है, RT-PCR टेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फेक्शन, डिफरेंस बिटवीन कोरोना पॉजिटिव एंड कोविड-19, इन सब चीज़ों का मुझे ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशनल एरियाज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब कहने का ये है कि आम लोगों को भी इसकी सहूलियत ज़रूर मिली होगी और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सहूलियत मिली होगी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, क्योंकि आप जब एक ओहदे पर रहते हैं, एक पुलिस स्टेशन को होल्ड करते हैं या एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को होल्ड करते हैं, तो आपके अंदर वो काबिलियत अगर रहती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत ज़रूर होती है जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। अब एक अहम सवाल सर यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में तो हमने देखा कि कोरोना वायरस से हम किस तरह से लड़ने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर रहेगी, लेकिन सवाल अब यहाँ ये है कि किस तरह से हम इससे लड़ेंगे। आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज भी हमें क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? अब इस वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस है। नोवेल का मतलब होता है नया, ये वायरस ही नया है। क्योंकि जब ये वायरस नया है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा ये हम सबको नहीं पता है। तो अभी हम सीख रहे हैं इसके साथ। तो कोरोना अपनी जगह पर है, उसका संक्रमण अपनी जगह पर है, उससे होने वाली बीमारी कोविड अपनी जगह पर है, और उससे होने वाली मॉर्बिडिटी और जो मोर्टेलिटी है वो अपनी जगह पर है। इसके मजीद हमारी बाकी ज़िंदगी की ज़रूरतें अभी भी हैं। हमें अपनी इकोनॉमी चलानी है, हमें अपना एजुकेशन चलाना है, हमें अपना समाज चलाना है, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं। अब लोगों को इसके अंदर एक फ़ाइन बैलेंस लाना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए ज़िद करना ठीक नहीं होगा। जैसे आज हमें बहुत मैसेजेस आते हैं कि भाई आप फ़लानी चीज़ चालू करा दें, फ़लानी चीज़ चालू करा दें, तो हम यही कहते हैं कि ये रिवर्सल आप समझिए पैटर्न क्या है। जो सबसे पहले बंद हुआ था वो सबसे आखिर में चालू होगा। जैसे सबसे पहले हमने पब्लिक मीटिंग्स बंद की थी जहाँ लोगों का जमावड़ा होता है,
हमने गैदरिंग्स बंद की थी, हमने स्कूल्स कॉलेजेस बंद किए थे। तो स्कूल्स और कॉलेजेस जब खुलेंगे वो सबसे आखिर में खुलेंगे। हमने सबसे आखिर में अपनी इंडस्ट्रीज बंद की थी। तो हमने जब खोलना था तो सबसे पहले अपनी इंडस्ट्रीज को खोला। प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉक इन। तो इन चीज़ों को लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इस बात को समझते भी हैं। जी, ये सही अब समय तो कुछ है। हद तक लोग जो हैं वो समझदार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या मास्क पहनने को लेकर, तो लगातार लोगों को देखा भी जा रहा है कि जब भी कोई दुकान पर पहुंच रहा है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करता हुआ नजर आ रहा है, मास्क उसने पहना हुआ है। लेकिन सर, एक जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूंगी जर्नी को लेकर। बॉम्बे से जम्मू कश्मीर पहुंचे और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से ग्रसित राज्य के रूप में भी देखा जाता था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बन गया है। जम्मू के अंदर आप पहुंचे, कश्मीर में भी ड्यूटी दी, उधमपुर में आप तैनात रहे, उसके साथ ही अब कठुआ जिले के अंदर है। कहां पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके पास रही? मेरी तैनाती लद्दाख में भी हुई है। मैं करगिल का भी एसएसपी रहा हूं और कश्मीर में मैंने शोपियां ज़िले को 2 बार हेड किया है। तो मेरे करियर का जो सबसे लर्निंग एक्सपीरियंस था, चैलेंज तो खैर हर जगह आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा वो 2016 की जो मेरी तैनाती थी बतौर एसएसपी शोपियन, जब बुरहान वानी की किलिंग हुई थी और उसके बाद एक इमरजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो गया था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने लोगों के साथ कैसे एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन को आप डील करते हैं, आपकी लीडरशिप उसमें उभर के आती है, आपका जो इंसान होने की गहराई है वहाँ नज़र आती है, और आपको गिर के उठने का जो तजुर्बा है वो उन सिचुएशंस में पता चलता है। तो अगर आप एक सवाल पूछ रही हैं तो उसका सीधा सीधा यही जवाब है कि 2016 की शोपियन की तैनाती मेरी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग दौर था। क्योंकि सर वो हमने भी देखा था कि शोपियन के अंदर आपने लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट किया, और जब ये किलिंग हुई उसके बाद आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया वो हमने भी देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बार बार अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि डीआईजी के पद पर इन्हें यहाँ विराजमान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद ही इस बात का खंडन किया है कि अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है, तो इस पर बात वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी अहम जानकारियां उन्होंने दी हैं वो बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर रखती हैं, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट फुट पर इस वक्त लड़ रहे हैं वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, और हमारा वो हर एक शख्स है, जिस तरह से मैं हर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हर वो शख्स है जो घर से बाहर निकला हुआ है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो फिलहाल हमें जाते जाते एक यही संदेश याद रखना है, और अपील भी हम यही करेंगे अपनी जनता से कि बहुत लंबे समय तक हम इस महामारी से जूझने वाले हैं, तो कृपया करके आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, मास्क पहने रखना है, अपने आप को खुद सेफ करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।